प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के टॉपिक व्यक्तिवाद के अंतर्गत हम नव व्यक्तिवाद का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। 19वीं सदी के अंतिम दशक में व्यक्तिवाद की चमक फीकी पड़ गई थी। उपयोगिता की दृष्टि से इसके सिद्धांत पुराने पड़ गए थे। परिणामस्वरूप व्यक्तिवाद का तीव्र विरोध हुआ और आदर्शवादी और समष्टिवादी सिद्धांतों को पुनः महत्व दिया जाने लगा। परंपरावादी व्यक्तिवाद के विरुद्ध नवीन व्यक्तिवाद का 19वीं सदी में विकास हुआ। नव व्यक्तिवाद के दो मुख्य विचारक थे। पहले नॉर्मन एंजल्स ने अपनी रचना द ग्रेट इल्यूजन में नव व्यक्तिवाद के विचारों को प्रकट किया। ग्राहम वालास ने अपनी रचना ग्रेट सोसाइटी में भी नव व्यक्तिवादी विचारों की व्याख्या की। दोनों ही विचारक बहुवाद, संघ, राज्य के हस्तक्षेप के समर्थन की बात करते हुए व्यक्ति को सीमित स्वतंत्रता देने के पक्षधर हैं। नव व्यक्तिवाद का अर्थ। बारकर ने कहा, यदि अब हम व्यक्तिवादी हैं तो हमारा रूप सामुदायिक व्यक्तिवादियों का हो गया है। हमारे व्यक्ति समुदाय बनते जा रहे हैं। नव व्यक्तिवाद व्यक्तियों के समुदाय एवं संगठनों पर अधिक बल देता है। ये राज्यों को विशेष एवं उच्च संस्था नहीं मानता। राज्य केवल विविधता में एकता की स्थापना का कार्य भलीभांति करता है। नव व्यक्तिवादी राज्य की तानाशाही को चुनौती देकर समष्टिवादियों का भी विरोध करता है। अब नव व्यक्तिवाद के क्या लक्षण हैं देखते हैं। पहला है, नव व्यक्तिवाद राज्य को शक्तिशाली नहीं बनाना चाहता। राज्य को शक्तिशाली बनाने को समस्त विचारों को विरोध करता है। हीगल की संप्रभुता के सिद्धांत का विरोध करता है। दूसरा, नव व्यक्तिवादी समुदायों को महत्वपूर्ण बनाते हैं। जब व्यक्तिवादी समुदाय बनाम राज्य में विश्वास करते हैं, राज्य और व्यक्ति के संगठन दोनों ही पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण हैं। नव व्यक्तिवादी समुदायों को व्यक्ति के साथ अधिकतम रूप से जोड़ते हैं। तीसरा है, नव व्यक्तिवादी राज्य को समुदायों का समुदाय अथवा संघों का संघ कहते हैं। राज्य विभिन्न और परस्पर विभिन्न समुदायों के बीच समन्वय बिठाने का कार्य करता है। नव व्यक्तिवाद में सहायक तत्व। पहला है, भ्रष्ट नौकरशाही राज्य की केंद्रीकृत नीतियां, इटली और जर्मनी की तानाशाही सरकारें और उनका साम्राज्यवादी मनोवृत्ति ने नव व्यक्तिवाद के विकास में सहायता प्रदान की है। दूसरा, लोकतंत्र शासन और उनके बहुमत ने तथा साम्यवादियों की समष्टिवादी नीतियों के कारण नव व्यक्तिवाद का विकास हुआ है। तीसरा, वर्तमान समाज में मानव जीवन बहुत विविध हो गया है। जीवन बहुपक्षीय है और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक समुदायों की स्थापना की गई है। राज्य की तुलना समुदायों से करते हुए नव व्यक्तिवाद का विकास हुआ है। बारकर के शब्दों में, हम राज्य को समान जीवन के लिए व्यक्तियों के समुदाय के रूप में कम और पहले से सामान्य जीवन जीने वाले अनेक समूह के एकीकृत व्यक्तियों के एक अधिक उच्च और व्यापक समान उद्देश्यों के लिए संगठित समुदाय के रूप में देखते हैं। महायुद्धों के समय यूरोप में राज्य सरकार अधिक शक्तिशाली हो गई और उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया। परिणामस्वरूप जनता ने सरकारी दमन के विरुद्ध विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर दी। जॉर्ज के शब्दों में, युद्धकाल में संघर्षरत राज्यों में राज्य की गतिविधियों के क्षेत्र का विस्तार हुआ। उस विस्तार के कारण राज्य के विरुद्ध एक भावना उत्पन्न हो गई। पांचवा है, प्रजातंत्र में बहुमत की मनमानी और तानाशाही के परिणामस्वरूप सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए ऐसी आवश्यकता अनुभव की गई कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। उपर्युक्त कारणों और परिस्थितियों ने नव व्यक्तिवाद का विकास किया। ग्राहम वालास ने आधुनिक केंद्रीय राज्यों का विरोध किया। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व व प्रतिनिधित्व आधारित संसद का विरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि संसद सदैव ही द्विसदनात्मक होनी चाहिए। निम्न सदन में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व और उच्च सदन में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सदैव ही दीनहीन, दुर्बल और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। नॉर्मन एंजल्स विश्व बंधुत्व के समर्थक थे। उनकी भावी योजना थी कि सभी राष्ट्रीय राज्य आर्थिक आधार पर विश्व का निर्माण करेंगे। विश्व का राष्ट्रीय एकता का मुख्य आधार आर्थिक ही हो सकता है। मिस पॉलट ने अपनी पुस्तक द न्यू स्टेट में समुदायों के महत्व की चर्चा की है। मिस पॉलट ने कहा है कि राज्य का निर्माण समुदाय आधारित होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्राचीन और आधुनिक व्यक्तिवाद में क्या अंतर है। पहला, प्राचीन व्यक्तिवाद एक
एकलवादी व्यक्तिवाद था। उसकी विचारधारा का केंद्र बिंदु केवल और केवल व्यक्ति था। ये व्यक्ति को इकाई मानते थे, जबकि आधुनिक व्यक्तिवाद बहुल दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करते हैं। प्राचीन व्यक्तिवादी व्यक्ति को अकेला मानकर चलते हैं, जबकि आधुनिक व्यक्तिवादी बहुलवादी हैं। वे समाजवाद, विशेष रूप से श्रेणी मूलक समाजवाद के ज़्यादा समीप हैं। प्राचीन व्यक्तिवादी व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं, जबकि आधुनिक व्यक्तिवाद व्यक्ति को सीमित स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं। चौथा, प्राचीन व्यक्तिवादी राज्य को स्वतंत्रता का शत्रु मानकर राज्यों को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने की बात करते हैं, जबकि नव व्यक्तिवादी व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य का सीमित हस्तक्षेप चाहते हैं। प्राचीन व्यक्तिवादी व्यक्ति के हित में राज्य का विकेंद्रीकरण चाहते हैं, जबकि नव व्यक्तिवादी समुदाय के हित में शक्ति का विकेंद्रीकरण चाहते हैं। व्यक्तिवाद के विचारक J.S. मिल व स्पेंसर हैं, जबकि नव व्यक्तिवाद के विचारक ग्राहम वालास, नॉर्मन एंजल्स और मिस फॉलेट हैं। निष्कर्ष: व्यक्तिवाद व्यक्ति को असीमित संपूर्ण स्वतंत्रता की अवधारणा का नाम है। व्यक्तिवाद व्यक्ति को विचार और कार्य की संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अनुसार राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ये राज्य को बुराई का साधन मानते हैं। ये व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। इस विचारधारा की प्रशंसा भी की जाती है तो आलोचना भी की जाती है, परंतु वर्तमान में व्यक्तिवाद की चमक और धार फीकी पड़ चुकी है। यह सिद्धांत पुराना हो गया है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व का राजनीतिक समाजवाद की ओर अग्रसर है। समाजवाद ने सभी को प्रभावित किया है। वर्तमान में व्यक्तिवाद की तुलना एक सूखे तालाब से की जा सकती है। व्यक्तिवाद एक मृत सिद्धांत है। नव व्यक्तिवाद का ही पुछल्ला है, जो संपूर्ण रूप से व्यक्तिवाद के दोषों को दूर नहीं कर सका। अतः वर्तमान राजनीतिक समाज व उसके सिद्धांत समाजवादी ही हैं, जिनमें विचार विमर्श, सहयोग व सद्भाव की आवश्यकता है। व्यवहारिक राजनीति में भी यदि सहयोग और सद्भाव की स्थापना कर दी जाए तो समस्या का समाधान शीघ्र ही हो जाता है।